नमस्कार मित्रों, आज हम एकम नंबर 5 स्वराज्य की नींव जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एकम है, इसके बारे में हम देखेंगे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के बारे में देखा जाए तो इसका जन्म मुजफ्फरपुर जिला के मीरनपुर नामक गांव में हुआ था। उसने बचपन का शिक्षण या प्राथमिक शिक्षण अपने गांव में लिया था। उच्च शिक्षा के लिए वह हिसार चले गए थे, वहीं उसने माध्यमिक शिक्षण प्राप्त किया। कई सालों तक उसने पंजाब सरकार की सेवा की। बाद में 1974 में वे दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उसने अपना पूर्णतः समय यह लेखन कार्य के पीछे बिताया। विष्णु प्रभाकर ने नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, रेखाचित्र ऐसे सभी साहित्य प्रकाश पर अपना हाथ चलाया। यह स्वराज की नींव एक एकांकी है। विष्णु प्रभाकर के नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानियां जो हैं वह मूलतः देश प्रेम, स्वराज की भावना, समाज सेवा को ध्यान में रखकर लिखी गई है। यह स्वराज की नींव भी एक राष्ट्र प्रेम से प्रेरित एक एकांकी है, जिसके अंदर 1857 में जब पहला स्वतंत्र संग्राम शुरू हुआ, उसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने इसके अंदर अपना योगदान दिया। देश को आजाद करने में सिर्फ वीर पुरुषों का ही नहीं, लेकिन ऐसी कई नारियों का भी हाथ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन देश प्रेम के लिए व्यतीत किया। वह देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। चाहे उसने स्वराज्य प्राप्त न कर पाई हो, लेकिन स्वराज्य प्राप्त करने के लिए जो पक्की नींव डालना है, वह पक्की नींव डालने का काम रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इसलिए देश को आजाद करने में हमारी नारियों का भी उतना ही योगदान है जितना वीर पुरुषों का है। तो आइए देखें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो यह एक एकांकी है, नाटक का एक छोटा सा भाग है। आप जानते हैं कि नाटक के अंदर मूलतः पात्र होते हैं। इन पात्रों के बारे में अगर पूरी जानकारी हमारे पास नहीं होती तो एकांकी या नाटक के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। इसलिए ये पात्रों के बीच में आपस में क्या रिश्ता है, इसकी जानकारी सही होनी चाहिए। दूसरी बात, नाटक जहाँ खेला जाता है उसको रंगभूमि बोलते हैं। ये रंगभूमि वह पर्दे का आगे का भाग है, और पर्दे का पीछे का भाग जो होता है उसको हम नेपथ्य भूमि बोलते हैं, कि जिसके अंदर नाटक के अंदर जो पात्र आने वाले हैं वह सारे पात्र वह पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। इसलिए कभी कभी शब्द समूह में एक शब्द ऐसा पूछा जाता है कि पर्दे के पीछे का भाग, तो हम उसको बोलते हैं नेपथ्य भूमि, और पर्दे का आगे का भाग तो उसको बोलते हैं रंगभूमि या रंगमंच भी बोलते हैं उसको। तो आइए हम पात्रों के साथ यह नाटक को देखते हैं। तो देखते हैं, पहले इसकी पृष्ठभूमि है कि यह रंगमंच कैसे सजाया गया है। नाटक शुरू होने से पहले रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। तो जो रंगभूमि है जहां यह नाटक होने वाला है, पर्दे का आगे का भाग है
वह पर्दे का आगे का भाग है, उसको एक युद्ध भूमि की तरह सजाया गया है। युद्ध भूमि में जैसे दृश्य होते हैं वैसे दृश्य यहाँ पर्दे पर अंकित कर दिया गया है, वैसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। कैंप सैनिकों को रहने का एक स्थान, घर जैसा, तंबू जैसा बनाया होता है वह, तो पास में ही एक कैंप लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पास में ही महारानी लक्ष्मीबाई का तंबू है, उसका रहने का एक काम चलाऊ घर बनाया गया है, तो वह पास में ही है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। जब पहला पर्दा उठता है, यह उठने के बाद ही तो हम सारे पात्र देख सकते हैं। तो जैसे पर्दा उठता है उसी समय रानी लक्ष्मीबाई अपनी दो सखियां हैं, एक का नाम मुंदर है और दूसरी का नाम जूही। इसके पात्र रानी लक्ष्मीबाई हैं, जूही और मुंदर उसकी दो सखियां हैं। तात्या टोपे वह एक सेनापति है, रघुनाथ राव है और सेनानायक। तो इसी प्रकार उत्तेजित स्वर में, क्रोध भरी अवस्था में रानी लक्ष्मीबाई रंगमंच पर प्रवेश करती हैं। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों के वेशभूषा में हैं। दोनों जूही और रानी लक्ष्मीबाई दोनों एक सैनिक वेशभूषा में, वेशभूषा मतलब परिवेश, पहन वेश, तो दोनों ही एक योद्धा को जैसे कपड़े पहने जाते हैं वैसे एक सैनिक की भांति, एक योद्धा की भांति पहनकर वह रंगमंच पर उपस्थित होती। दोनों के अंदर बातचीत चलती है। अब यहाँ से एकांकी की शुरुआत होती है। देखिए, लक्ष्मीबाई जूही से कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। ये जूही, मेरे देखते देखते, मेरे नजरों के सामने क्या से क्या हो गया। मैंने जो सोचा नहीं था वैसा हुआ, मैंने जो सपना में भी नहीं सोचा था वैसा आज मेरे सामने ही हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, पर मंजिल है कि पास आकर भी दूर चली जाती। कि कालपी, ग्वालियर और झांसी कहाँ चले गए। मतलब उसी समय अंग्रेज डेलहाउसी ने खालसा नीति अपनाई थी और एक खालसा नीति के अनुरूप झांसी, कालपी और ग्वालियर खालसा कर दिए गए थे। इसलिए अंग्रेजों ने यह तीन अपने कब्जे में ले लिए थे। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि देखते देखते क्या हो गया, मतलब झांसी रानी लक्ष्मीबाई के हाथ से चली गई। मंजिल है कि पास आकर भी दूर चली जाती है। देखिए, एक शब्द है मंजिल। मंजिल मतलब लक्ष्य, हमें जहां पहुंचना है बस था। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि फिर से मुझे ये झांसी, ग्वालियर और एक कालपी वापस लेना है, लेकिन जितना मैं वापस लेना प्रयत्न करती हूं उतना ही वह दूर चले जाते। स्वराज को आते हुए देखती हूं पर तो दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। देखिए, अड़ जाना, मुहावरा, रुकावट आना। मुसाफिर आगे बढ़ता है और रास्ते में हिमालय आता है तो उसका रास्ता वहीं से बंद हो जाता है, रुकावट आ जाती है। लेकिन यह मुसाफिर हिम्मत नहीं हारता तो वह हिमालय को पार करके सामने और जा सकता है, लेकिन इसके लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। तो यहां भी रानी लक्ष्मीबाई झांसी को वापस लेने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन रास्ते में बाधाएं आती हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। उसे पार करती हूं तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं और वह एन किन प्रकार से हिमालय को पार करती है, मतलब कठिन से कठिन मुसीबत को पार करती है, तो उनसे भी और ज्यादा कठिनाई आ जाती है। महासागर को पार करना बारिश से भारी कठिनाई, तो हिमालय को पार करने के बाद सामने महासागर की लहरें थपेड़ा मारती हैं। लहरें उछल उछल कर
किनारे के पत्थरों से टकराती है, मतलब से और बड़ी मुश्किलें आ जाती है, उनसे जूझती हूं तो नाविक सो जाता है। देखिए, नाव चलाने वाला, नाविक, यह शब्द कर्तृवाचक शब्द है और शब्द शब्द के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है कि नाव चलाने वाला तो नाविक, और नाव का कर्तृवाचक भी होता है नाविक। हिमालय पार करती हूँ, महासागर को पार करती हूँ और जहाज मिलता है तो फिर नाविक सो जाता है। मतलब हमारे पास जो राजा है, हमारे जो मुखिया है, जो हमारा आगेवान है लड़ने के लिए, वह अभी तैयार नहीं है। वह भोग विलास में डूबा हुआ है, वह आमोद प्रमोद में डूबा हुआ है, और जब तक वह इसके अंदर सोया हुआ है हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते नहीं। देखो जूही, इधर क्षितिज पर देखो, देखिए एक शब्द आया क्षितिज। तो क्षितिज का अर्थ होता है जहां आकाश और धरती मिले हुए नजर आते हैं, वही स्थान को हम बोलते हैं क्षितिज। तो देखो सामने क्षितिज पर देखो जूही, आकाश लाल रंग का हो गया है, क्षितिज लाल रंग की हो गई है, लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। लपट मतलब ज्वाला, लपटें। सामने देखो, ये आग की ज्वालाएं मानो लपटें ना निकल रही, वैसा दृश्य। मतलब वह आने वाली परिस्थिति को बताती है कि अंग्रेज की सेना अभी आक्रमण करने की तैयारी कर रही है, युद्ध करने की तैयारी कर रही है। तो ये लपटे, ज्वाला देखो सामने ही दिखाई देती है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राम साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल। ऐसी घटना है कि अंग्रेज अभी हमारे ऊपर युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। देखते ही देखते प्रलय हो जाएगा। प्रलय मतलब यहां सृष्टि का विनाश नहीं, लेकिन हमारे देश में बचे कुचे जो राज्य हैं वह भी अंग्रेज के हाथ में चले जाएंगे। ऐसा समय है। फिर भी अभी देखो राव साहब है ना, वह ऐसो आरा में मशगूल है। देखो ऐसो आरा, भोग विलास। देखो हमारे राव साहब जो हमारे मुख्य योद्धा हैं, जो हमारा मुखिया है, जिसके नीचे तो हमारी सारी सेना चलती है, वह राव साहब अभी ऐसो आराम में, भोग विलास में, आमोद प्रमोद में अभी डूबे हुए हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। सहसा एकाएक रानी लक्ष्मीबाई को एकाएक क्रोध आ जाता है, एकदम आवेश में आ जाती है, लेकिन फिर वह अपने क्रोध पर काबू रख पाती है। जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। एकांश में जो नाटक होता है, एकांकी होता है, इसमें जो पात्र होते हैं वह पात्र कांश में आने वाली बात बोलते नहीं, वे क्रिया करने की, बोलने की नहीं। तो रानी आवेश में आती है, वह क्रोध को काबू करती है, जूही आगे कुछ कहने का प्रयत्न करती है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जूही को रोक देती है। जूही, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं लूंगी। देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी। कभी एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेरी झांसी कभी लूंगी नहीं। तो देख, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी झांसी नहीं लूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। देखिए हाथ से निकल जाना, हाथ से निकल जाना, लाभ न ले पाना, इसका अर्थ होता है मुहावरा है। हाथ से निकल जाना तो लाभ न ले। देखो मेरे हाथ से झांसी चलेगी, लेकिन फिर भी मैं
झांसी को अपने हाथ में रख सकी नहीं, उसकी रक्षा कर सकी नहीं। सहसा तीव्र होकर नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं लूंगी। एकाएक आदेश में आकर कि नहीं, अभी तक झांसी मेरे हाथ में से निकली नहीं, मैं मेरी झांसी को कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं इसको वापस लेकर ही रहूंगी। मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूं, चाहे मैं अकेले हूं, मैं डरती नहीं। चाहे राम साहब तात्या टोपे मुझे सहकार दे या न दे, साथ दे या न दे, मेरी सेना भी मुझे साथ दे या न दे, चाहे मैं अकेले हूं, मैं अकेले ही लड़ूंगी, मैं अकेले लड़ूंगी, लेकिन मेरी झांसी में फिर से वापस लेकर ही रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेले हैं महारानी? अब जूही कहती है कि महारानी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप अकेली? आप अकेली नहीं हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। आप तो गीता पढ़ते हैं, फिर ये निराशा कैसी कि महारानी आपने तो गीता भी पढ़ी है, जो हमारा धर्म पुस्तक है, और गीता के अंदर भी लिखा है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लाख निष्फलताओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारा काम करते जाए, सफलता अपने आप मिलती जाएगी। तो आपने हमारा धर्म पुस्तक गीता भी पढ़ा है, और फिर भी आप निराश कैसे हो सकती हैं? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूं, मैं जानती हूं कि झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा? हे जूही, मैं निराश नहीं, मैं अंग्रेजों से डरती भी नहीं, मैं हिम्मत भी नहीं हारती, झांसी को तो मैं लेकर ही रहूंगी, लेकिन तुम जानती हैं उस दिन बाबा गंगादास ने क्या कहा था? तो देखिए, बाबा गंगादास ने क्या कहा था। कभी कभी एक दो वाक्य में प्रश्न भी पूछा जाता है कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। तो देखिए, जब तक हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव नहीं मिट जाते, और जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। कि जब तक हमारे अंदर ऊंच नीच का भेदभाव है, जब तक हमारे अंदर छूत अछूत का भेदभाव है, और जब हमारे लोग विलासिता में डूबे हुए हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं, और वे विलासिता भोग विलास छोड़कर जब तक वह जन सेवक, लोगों के सेवक नहीं बन सकते ने, तब तक हमें स्वराज्य मिल सकता नहीं। और ये सच्ची बात है, कोई भी काम में सफलता प्राप्त करना है तो हमें ऊंच नीच के भेदभाव, छूत अछूत के भेदभाव और हमारे ऐसो आराम त्याग कर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हमें अवश्य सफलता मिलती। तो गंगादास ने कहा था कि जब तक हमारे अंदर या हमारे देश के अंदर, लोगों के अंदर जब ऊंच नीच का भेदभाव है, छूत अछूत का भेदभाव है, और बहुत सारे लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं, ये सारा त्याग करके हम मनुष्य की सेवा या मनुष्य के जन सेवक नहीं बनते, जनता के सेवक नहीं बनते, तब तक स्वराज्य प्राप्त करना हमारे लिए कठिन से कठिन बाबत है। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। स्वराज्य प्राप्त करना है तो सेवा करनी चाहिए, तपस्या और बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति मरने से डरता है वह कुछ प्राप्त कर सकता नहीं। तो ये बाबत हमारे गंगादास ने बताई थी। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना की भूमिका तैयार करना स्वराज की नींव का पत्थर बनना अच्छा। महारानी, उसने ये भी बताया ना कि स्वराज्य प्राप्त करने से पहले हमें स्वराज की नींव मजबूत करना है। स्वराज्य प्राप्त हो वह पिछली बात है, लेकिन वह स्वराज्य प्राप्त करने के लिए
हमें स्वराज की नींव मजबूत करना है। देखिए, एक है नींव का पत्थर बनना, पत्थर बनना। इसका मतलब है कोई खास कार्य की शुरुआत करना, कोई खास कार्य की शुरुआत करना। कि स्वराज्य प्राप्त हो जाए उनके पहले तो वह स्वराज्य प्राप्त करने की भूमिका हमें तैयार करना है, उसकी नींव मजबूत बनाना है, हमारा आधार मजबूत बनाना है। ये भी गंगादास ने कहा था। तो पहला हमारा कार्य क्या है? स्वराज की नींव तैयार करना। ये महारानी, हम स्वराज की नींव तैयार करेंगे तो स्वराज अपने आप हमें मिल सकता है। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। देखिए, सबका है देव, ईश्वर, सफलता, विजय, निष्फलता, सफलता इसका विरोध होता है, निष्फलता, असफलता। कि सफलता मिले या असफलता मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, ये तो ईश्वर के अधीन है। गीता में भी कहा है कि आप सफलता निष्फलता का छोड़े बाद काम करते रहे, फल तो ईश्वर देने वाला है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तू अपना काम कर, तो अपना काम कर, सफलता मिलेगी या निष्फलता मिलेगी वह तेरे हाथ में नहीं। तुझे सफलता लेना और असफलता लेना काम मेरा, तू अपना कर्तव्य कर। तो इसलिए यह जूही ने भी रानी लक्ष्मण से कहा कि हम हमारा कर्तव्य करें, हम हमारा काम करें। सफलता लेना या असफलता लेना वह तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? लेकिन एक मजबूत आधार तैयार करने से, कोई काम की शुरुआत करने से भला हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार, वह तो हमारा अपना अधिकार है, इसे हमें कोई रोक सकता नहीं। मुस्कुरा कर देखिए, मुस्कुराना इसका भाववाचक होता है मुस्कुराहट। शाबाश मेरी कर्नल, देखिए कर्नल शब्द है वह एक पद का नाम है। तो इसी प्रकार रानी लक्ष्मण ने जूही से शाबाशी दी कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि तुम्हारी जैसी सखियों हो तो मुझे निराश होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी किसी सखी से तो मुझे यही विश्वास है, जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियों बनने जा रही हो वह विश्व निश्चय ही महान। रानी लक्ष्मण कहती है कि जिस स्वराज की नींव तुम्हारी जैसी नारियां बनाने जा रही है वह स्वराज्य एक ना एक दिन अवश्य रंग लाएगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का अवश्य दुख है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल, कि मुझे स्वराज्य मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चिंता नहीं। मुझे चिंता तो है इस बात की कि हमारे पास सर्वसंपन्न साधन है, हथियार भी है, हमारे पास तात्या टोपे जैसा सेनापति है, राव साहब जैसे महान योद्धा भी है, राजा भी है, परिस्थिति सब हमारे अनुकूल है, फिर भी हम स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। इसका रंज है मुझे, फिर भी हमारी सेना दुर्बल है। तात्या टोपे तो एक अच्छा सेनापति है और वह नियम पालन में चुस्त है, अनुशासनबद्ध है, और फिर भी हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते नहीं। कि हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं,
कि तात्या तोपे जैसा वीर सेनापति, नियम पालन, शिस्त पालनबद्ध वैसा सेनापति होने के बावजूद भी हमारी सेना में शिस्त पालन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, लेकिन ग्वालियर का किला अभेद था, जो सिंधिया का था। अंग्रेज अपनी तोपों से भी उसको भेद सके वैसा नहीं था। जिस किले में रहकर अगर लड़ाई लड़ी जाए तो अवश्य जीत प्राप्त हो सकती है, वैसा एक ग्वालियर का अभेद किला भी हमारे पास है। फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानते कि ये सब कुछ परिस्थिति हमारे अनुकूल होने के बाद भी हम कुछ कर सकते नहीं। जो ही जानते हैं इसका कारण जानते हैं। देखिए, यह एक काम हम यहाँ तक करते हैं, आगे की बात हम अगले क्लास में देखेंगे।